हेलो गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश में ऑल इन वन का 12th क्लास है, 12वां क्लास। और रिकॉर्डिंग रूटीन के हिसाब से आज फिलर्स का होना चाहिए। सैटरडे के दिन फिलर्स होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। ये क्लास डेली लाइव होता है और फ्री है यूट्यूब पर और फेसबुक पेज सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर। तो अगर आप सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली लाइव क्लास को मैं सैटरडे को कंडक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है ताकि आपका कोई क्लास डिस्टर्ब ना हो, रूटीन खराब ना हो। ठीक है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और सीपीओ सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी होने जा रहा है। इस क्लास में जितने भी चीजें पढ़ाई जाती है उनका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस में आपको क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। फाउंडेशन इंग्लिश का है, एसएससी इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस है, द हिंदू का एडिटोरियल है, आईबीपीएस और एसबीआई के लिए बैंक क्लर्क और बैंक पीओ का इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। इसके अलावा सीबीएसई और आईसीएसई के 10th और 12th क्लास के इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाता है, और इस सारे कोर्सेज इन क्लास भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप जिस मोड में चाहे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक हम लोग फिलर्स जो है पीछे के क्लास में कर चुके हैं, तो 26 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। द टीचर गिव्स मेनी एग्जांपल्स टू डॉट 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 द आइडिया ऑफ कंटेंट इन द एग्जांपल्स टू डॉट 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 द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। मतलब पोएम में निहित आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो देखिए किसी भी आइडिया को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ब्रिंग आउट एन आइडिया करते हैं। ब्रिंग आउट द आइडिया मतलब उस आइडिया को एक्सप्रेस करना। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, तो देखिए हम बता दें कि ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जो चेंज के साथ चलता है, और इसका हिंदी होता है परिवर्तन लाना। आई होप कि एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे एक सेंटेंस के तौर पे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ सीइंग मशीन brought about a massive change in the dressing of human beings। मानव जाति के ड्रेसिंग में सीइंग मशीन के आविष्कार ने ब्राउट अबाउट ए मैसिव चेंज, मैसिव चेंज छूट गया, मैसिव चेंज बहुत सारा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो इसीलिए ब्रिंग अबाउट हमने आपको बता दिया। ब्रिंग इन शामिल करना, ब्रिंग इन का क्या मतलब होता है, शामिल करना। आप बोल सकते हैं इसको इंक्लूड। ठीक है, और ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई नया चीज सामने लाना, इंट्रोड्यूस। जैसे ब्रिंग फोर्थ ए प्रपोजल, है ना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब हमने क्या बताया, ब्रिंग फोर्थ का मतलब हमने बताया इंट्रोड्यूस, सामने लाना। तो बोलिए सामने लाना तो ब्रिंग आउट भी होता है। तो कोई चीज के अर्थ को एक्सप्रेस करना ब्रिंग आउट होता है, और कोई नया चीज को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तब वहां पर ब्रिंग फोर्थ किया जाता है। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, देखिए यहां पर द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री से आप एक क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉमा के बाद भी द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री ही होना चाहिए, और द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री फोर्थ में है। देखिए है ना, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। अगला क्लॉज, द हायर योर बिल विल बी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल हम लोगों ने बचपन में बहुत सारा पढ़ा होगा। ठीक है, जितना हम लोगों को मिलता है उतना अधिक हम चाहते हैं। द मोर वी गेट
द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, द मोर वी वांट, इस तरह का हम लोग चार्ट बनाते थे कि नहीं? तो देखिए इसमें क्या है, द मोर वी गेट में द मोर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। एक और एग्जांपल बचपन में हम लोग पढ़े हैं इसको बहुत अच्छे से, द हायर वी गो, द हायर वी गो, द कोल्डर वी गेट। जितना अधिक ऊंचा हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं उतना अधिक हम लोग ठंड पाते हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर में ही होता है कि जिस अनुपात में इधर वाले चीज में परिवर्तन होगा वही मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, चेंजेस, है ना? और दोनों द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा दोनों क्लाउज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर टू सन्स टू एटॉन। रिच पेरेंट्स ने डिसाइड किया अपने दोनों बेटों को इटॉन भेजने का। इटॉन कैपिटल ई से है, इसका मतलब है पक्का कि ये कोई प्रॉपर नाउन है, कोई जगह है, कोई स्कूल है, कोई ऐसा हॉस्टल वगैरह है। द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ, स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब अड्डा या ठिकाना, है ना? अड्डा या ठिकाना, वहां पे बहुत सारे लोग उसी तरह के रहते हैं, एक ही तरह के। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द रिच, अमीर लोगों के किसका? जब माँ बाप जो है, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने बेटों को, दो बेटों को वहां भेजना चाह रहे हैं, तो वो अमीर लोगों के किसका ठिकाना होगा? उनके पेरेंट्स का, एंसेस्ट्री का, पेडिग्री का या प्रोजेनी का? तो जवाब होगा प्रोजेनी का। क्यों? क्योंकि प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। ये संतान पशु पंछी मनुष्य किसी का भी हो सकता है, प्रोजेनी। तो रिच पेरेंट्स ने डिसाइड किया अपने दोनों बच्चों को इटॉन भेजने का। इटॉन क्या है? अमीर लोगों के प्रोजेनी यानी संतान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत अच्छा जगह है। बाकी एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब क्या होता है? खानदान। एंसेस्ट्री मतलब क्या होता है? खानदान। और पेडिग्री भी मतलब होता है क्या? तो पेडिग्री का मतलब होता है एंसेस्ट्रल लाइन या लीनेज, जिसको भी खानदान आप कह सकते हैं। ठीक है, लीनेज का स्पेलिंग है LINEAGE, लीनेज। ठीक है, खानदान भी बोल सकते हैं। एंसेस्ट्री, पेडिग्री, लीनेज, डायनेस्टी, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आप सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं है कि सब एक दूसरे की जगह उपयोग होंगे, ठीक है ना? सबका अर्थ मिलता जुलता है। एंसेस्ट्री, है ना? फैमिली, फैमिली भी तो परिवार या खानदान होता है ना? ठीक है, तो ये सब आपस में सिनोनिम्स है, पेडिग्री सब, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं 29th। आई होप कि क्लियर है 28th। तो 28th का आंसर कौन सा हो गया भैया? तो 28th का आंसर हो गया 4 नंबर। ठीक है, 29th। सी स्टूड डॉट 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 द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, वह भीड़ में खड़ी रही। क्राउड क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के पहले आप इन का उपयोग करते हैं में के अर्थ में या के बीच के अर्थ में, में या के बीच के अर्थ में। सी स्टूड इन द क्राउड, वह भीड़ में खड़ी रही। क्वाइट अमेज्ड, बिल्कुल एकदम अचंभित। यहां कलेक्टिव नाउन कभी भी आ जाए तो आप इनका ही उपयोग करें। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दो की संख्या रहे तो बिटवीन का उपयोग करते हैं में या के बीच के अर्थ में, दो से ज्यादा संख्या रहे तो अमंग का यूज करते हैं। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन रह जाए तो बिटवीन अमंग कुछ नहीं होगा। सॉरी गाइस, बिटवीन या अमंग कुछ भी होगा, ठीक है ना? यही साहब प्रॉब्लम था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज, इसीलिए लाइव नहीं आ पाया, तो हम रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहे हैं क्लास, ताकि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। द मैग्निफिसेंट डॉट 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 टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। देखिए मैग्निफिसेंट के बाद जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो शानदार टेम्पल है उसके उम्र बताया जा रहा है। तो उम्र जो है हम लोग यदि हाइफेन से बताते हैं तो संख्या जो भी रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हाइफेन से ओल्ड जुड़ा रहेगा। इसमें अपोस्ट्रोफियस भी नहीं होना चाहिए, प्लूरल भी नहीं होना चाहिए, और ओल्ड पीछे रहना चाहिए, और ये सिंगुलर रहना चाहिए। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन छट गया। संख्या है 88, है ना? सेंचुरी जो है इकाई है, ईयर्स भी, ईयर हो सकता था, सेंचुरी हो सकता था, डिकेड हो सकता था। ये जो भी गिनती का इकाई रहेगा, और ये संख्या रहेगा, और इसके बाद ओल्ड रहेगा। ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा भैया? संख्या, फिर हाइफेन, गिनती की इकाई, ठीक है, और फिर रहेगा ओल्ड। गिनती की इकाई हमेशा सिंगुलर इस स्थिति में,
ओल्ड पीछे ही रहना चाहिए और संख्या तो सिंगुलर होगा ही होगा। ठीक है, ये 30th के लिए हमने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। तो चौथा आंसर हो गया। ठीक है, 31st क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ते हैं इसके आपके लिए। देयर वेर 2 स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस। बीच हाउस में 2 छोटे से कमरे थे। डॉट 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 कॉमा है देखिएगा, डॉट 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 सर्व्ड एज ए किचन। उनमें से एक किचन के रूप में यूज किया जाता था। अब देखिए कॉमा है, इसका मतलब है कि जो जुड़ा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा जाएगा। ठीक है, और छोटा वाला, उनमें से जो छोटा वाला था वो किचन के रूप में उपयोग किया जाता था। तो चूंकि कॉमा है, ठीक है ना, आप समझिएगा बात को, तो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसलिए दोनों पार्ट को, इस पार्ट को और इस धर वाले पार्ट को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। अब 2 ही की तुलना कर रहे हैं ना, 2 स्मॉल थे, कमरे थे, तो उसमें से जो ज्यादा छोटा होगा, तो इसलिए स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री ही होगा। ये हो गया। अगर यहां कॉमा की जगह फुल स्टॉप होता तब यहां पर ऐसे लिखते, देखिए ऐसे सेंटेंस यहां पर रहता, देयर वेयर 2 स्मॉल रूम्स, ठीक है, इन द बीच हाउस, इन द बीच हाउस, ठीक है, फुल स्टॉप, डॉट डॉट डॉट, सर्व्ड एज ए किचन। अब देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है। दोनों सेंटेंस में ये जो हमने लिखा है यहां पर फुल स्टॉप है, और इसमें यहां क्या है, कॉमा है। कॉमा का मतलब दोनों को जोड़ने के लिए कोई कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन ही हो सकता है, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि संख्या सिर्फ 2 है, इसलिए स्मॉलेस्ट वाला छट गया। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए इसलिए देम वाला छट गया। तो आंसर कौन सा मिल गया भाई साहब, फर्स्ट मिल गया। लेकिन जैसे ही हम यहां फुल स्टॉप दे देते हैं तो सेंटेंस खत्म हो जाता है। सेंटेंस खत्म हो गया, किसी नाउन के लिए सीधा प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन चाहिए तो फिर यहां पर क्या भरा जाएगा, द स्मॉलर ऑफ देम। बोलिए अब देम क्यों भराया, क्योंकि इस सेंटेंस फुल स्टॉप खत्म होने से ये जो पहला सेंटेंस है यहां वाला, ये वाला, ये खत्म हो गया। अब इसमें जो नाउन यूज किया गया उस नाउन के लिए प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन देम है। और खत्म नहीं होता, कॉमा रहता तो प्रोनाउन भी चाहिए, जोड़ना भी है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता। आई होप की चीजें क्लियर हो गई 31 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 में आते हैं। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर। देखिए WH वर्ड है, तो आप गलती से भी मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पहले एक क्लाउज भी है। WH वर्ड के अलावा कोई भी क्लाउज और मिल जाए तब ये बात नहीं होगी, तो ये भी छट गया। ठीक है, और जबकि क्लाउज है तो हर हालत में सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो यहां वर्ब पहले है, ये सब्जेक्ट है, तो ये भी छट गया। कौन सा होगा, सी लिव्ड। ठीक है, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर शी लिव्ड। मधु को याद ही नहीं आ पा रहा था कि वह कहां रहती थी। वह मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, खुद मधु के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसी और लड़की, क्योंकि मधु को खुद तो अपना याद रहेगा कि कहां रहती थी। तो लॉजिकली यहां पर शी मतलब कोई और रहती थी, पास्ट याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट में, और रहती थी कब, पास्ट में। ये बात अभी प्रेजेंट में याद नहीं आ रही, सेकंड ऑप्शन। आई होप क्लियर है। 33 अगर आपको कोई भी चीज क्वेश्चन में फिर से डाउट रह जाए, चूंकि हम लाइव तो है नहीं, ये हम रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रीमियर कर रहे हैं आज, ताकि कल जो लाइव होना था उसका कमी आज पूरा हो जाए। ठीक है, इसका कारण तो आप समझ ही पा रहे होंगे मेरी आवाज सुन करके और मेरी छींक सुन करके कि कफ एंड कोल्ड है, और बहुत बुरा लगता है यदि हम लाइव में, मतलब बुरा क्या लगता है, कल कंडीशन में ही नहीं थे कि हम डाल पाते, वीडियो लाइव कर पाते। तो आज थोड़ा जैसे ही ठीक हुआ तो आज हम इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए दे रहे हैं। फिर भी दिक्कत कहीं पर हो जाए तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम फोरम, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। ठीक है, यदि हम एग्जाम फोरम पे जवाब नहीं दे पाए या कमेंट में तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाए तो अगले लाइव सेशन में जरूर आपके क्वेश्चन को हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे लाइव सेशन में ही। यू डॉट 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 मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो यू माई आंसर शीट। ठीक है, तुम जरूर पागल हो गए होगे तभी तुम ऐसा सोचोगे कि मैं तुम्हें अपना आंसर शीट दिखाऊंगा।
ठीक है, यू मस्ट बी मैड, यू मस्ट बी मैड। ठीक है, कोई आदमी ये सोच रहा है कि मैं आप उसको अपना आंसर शीट दिखा दूंगा तो उसको अवश्य पागल होगा, तभी ऐसा सोचेगा, अवश्य पागल होगा। ये अर्थ पर आधारित है, एकदम कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 34। इफ आई हैडंट कम अलोंग, हैड प्लस V3 आ गया ना इफ क्लाउज में, तो बाद वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। वुड हैव नहीं है तो फिर कुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। तो ये कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, माइट के साथ सीधे बीन कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पर। तो या तो यहां पर क्या हो सकता है, देखिए स्ट्रक्चर समझिए, इफ के साथ आपको मिल रहा है सब्जेक्ट हैड प्लस V3, ये हैड नॉट प्लस V3 भी हो सकता है नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, कॉमा। ठीक है, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो आप वुड लगाइए, ठीक है, या कुड लगाइए या माइट लगाइए, तीन में से कोई एक लगाइए। लेकिन इसके बाद तीनों में से कोई भी लगाएंगे तो हैव प्लस V3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों तो माइट लगाए तो बीन डायरेक्ट नहीं आएगा V3। हाँ, कुड है, हैव है, अब V3 क्या है, बी का V3 है बीन, बी का V3 है बीन। तो खाली स्ट्रक्चर पता रहने से ये वाला बन गया, 4 नंबर आंसर होगा। वाक्य का अर्थ समझे चाहे नहीं। ऐसे 34 का वाक्य का अर्थ हम समझा देते हैं। इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, अगर मैं साथ में नहीं आता उस समय, तो रहीम कुड हैव बीन द वन अरेस्टेड इंस्टीड ऑफ द रियल थीफ। तो हो सकता था कि रहीम को वास्तविक चोर के जगह पर इंस्टीड ऑफ माने के जगह पर अरेस्ट कर लिया जा सकता था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35, अच्छे से देखिएगा। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, व्हीट यानी गेहूं भारत का पैतृक फसल नहीं है, यहां का उपजने वाला मूल फसल नहीं है। एंड बार्ली, देखिए यहां पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है ना, और एंड से जुड़ा है ना, तो आप उसी बात को रिपीट करना चाहते हैं कि भारत जो व्हीट जो है इंडिया का नेटिव नहीं है, बार्ली भी नहीं है। ठीक है, तो इजंट आइदर होगा। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, एक एग्जाम्पल के जरिए बता देते हैं। मैं शराब नहीं पीता हूं, न ही मेरा बेटा, नहीं मेरा बेटा मतलब यहां छुपा हुआ है, न ही मेरा बेटा पीता है, ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैं शराब नहीं पीता हूं, क्या होगा, आई डोंट ड्रिंक वाइन, कॉमा। ठीक है, इधर भी वही, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस था, ये कैसा सेंटेंस है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस जो भी टेंस है उसके हिसाब से बना दिए नेगेटिव। ये वाला पार्ट में भी वही नेगेटिव बात ही रिपीट किया जा रहा है, तो यहां पर या तो आप नॉर लगा दीजिए या तो आप नाइदर लगा दीजिए। और यहां पर मेरा बेटा पर आप खत्म करते हैं, लेकिन सेंस तो पीता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी टेंस का इधर सेंस आ रहा है उस टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगा दीजिए, माय सन। अब आप बोलेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू भी लग सकता था, लेकिन माय सन के अकॉर्डिंग तो डज ही लगेगा ना। आप चाहें तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट ड्रिंक वाइन, ड्रिंक की जगह टेक भी सही होगा, वाइन। ठीक है, माई, अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं, माई सन डजंट, नेगेटिव कर दिए, यहां पर सिर्फ डज लगाए थे और यहां क्या कर दिए, डजंट कर दिए। तो ये नाइदर या नॉर के बदले सिर्फ आइदर लगा सकते पीछे, माई सन डजंट आइदर। वही चीज ना है, व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ली इजंट आइदर, देखिए नेगेटिव, डजंट आइदर, इजंट आइदर। आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, अर्थ दोनों का एक ही है। इस वाक्य का भी यही हिंदी है और इस वाक्य का भी यही हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 36, इट विल रेन सून। अब क्वेश्चन टैग लगाना है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव और इट विल है, तो अफर्मेटिव है तो पहले तो निगेटिव हो जाएगा, ये सब तो हो गया नहीं, एकदम हटा दीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब विल है, तो इजंट होगा नहीं, वॉन्ट इट होगा, पहला ऑप्शन, एकदम इजी क्वेश्चन। 37, माई बुक इज द न्यू वन। ठीक है, डॉट 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 इज, यहां पर
वर्ब है तो यहां चाहिए क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट योर नहीं हो सकता है, द बुक ऑफ यू होता ही नहीं है, ठीक है। द बुक योर, नाउन के बाद योर होता ही नहीं, तो होगा क्या भाई, योर्स। माई बुक इज द न्यू वन, योर्स इज द टॉर्न वन। टॉर्न वन मैंने फटा हुआ वाला। वन यूज करते हैं वाला के सेंस में कोई नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो बुक यहां आ गया ना, तो मेरा किताब फटा हुआ नया किताब है, तो किताब किताब रिपीट होता, बुक यहां पर लिखना पड़ता, इसलिए वन लिख के काम चला लिया। क्लियर है? जहां दिक्कत होगा कमेंट में पूछिएगा बंधु। 38, दे नीड नॉट वरी। अब हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब है और नेगेटिव है। नीड यहां मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि नीड के साथ जब नॉट लगा रहे और उसके बाद V1 आ जाए तो नीड जो है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और सेंटेंस निगेटिव है तो टैग में नीड खुद चलेगा और दे के हिसाब से प्रोनाउन दे चलेगा। क्वेश्चन मार्क तो यहां है ही, फोर्थ ऑप्शन। इतना इजी है। 39 देखिए, ही इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टू समथिंग, कोई चीज के प्रति उदासीन। प्रेज एंड ब्लेम, उसके प्रशंसा करो चाहे उसकी उस पर आरोप लगा, वो उदासीन है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इनडिफरेंट है तो आप पर असर ही नहीं होता है। जिस चीज के प्रति आप असरहीन है, इनडिफरेंट के बाद टू लगा दीजिए और उस चीज को लिख दीजिए, इनडिफरेंट टू, और उस चीज को लिख दीजिए जिस चीज का असर आप पर नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए, तो कौन सा होगा, सेकंड होगा। चलिए 40वां क्वेश्चन, बहुत आसान, पढ़िए तो सही। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन, एक्सेशन मतलब होता है आरोहण, किस पर, सत्तारोहण। सत्तारोहण मतलब राज तिलक। एक्सेशन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, एक्सेशन टू द थ्रोन, सत्तारोहण। ठीक है, राज्याभिषेक भी कर सकते हैं। चलिए 41 करिएगा। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट यदि आप हैं तो आप अनॉयड हैं, आप क्या हैं, अनॉयड हैं, चिढ़े हुए हैं, चिड़चिड़ाए हुए हैं, क्रोधित हैं। तो इंडिग्नेंट एट समथिंग होता है, किसी के व्यवहार से या कोई बात पर गुस्सा होना। इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस, अन्याय पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, जो अन्याय उसके साथ किया गया है उसके उसके कारण हम लोग बहुत क्रोधित हैं। क्लियर है? 42, इफ शी डॉट ए बर्ड शी वुड फ्लाई। अब देखिए यहां पर मेन क्लॉज में क्या मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर है भैया, इसको याद रखना है। इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस खाली स्थान डॉट 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 प्लस नो वर्ब प्लस कॉमा सब्जेक्ट फिर वुड प्लस V1। ठीक है बंधु, तो वुड प्लस V1 जब आपको दिखा तब आप यहां पर शी के साथ क्या लगाइएगा, कोई भी सब्जेक्ट के साथ यहां पर क्या लगेगा, वर लगेगा, याद रखिएगा। या कोई टेंस लिखना है, मतलब मेन वर्ब आ रहा है तो V2 लगेगा, तो यहां वर आ गया। इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो एक पंछी होती, शी वुड फ्लाई, तो वो उड़ जाती। 43, द ग्रेटर द डिमांड, अभी पढ़े थे ना हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर, द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, तो यहां भी आएगा द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। तीसरा आंसर कुछ थोड़ा देर पहले तो आया था एक क्वेश्चन में। 44, देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, देखिए बस खाली स्थान के बाद आप देख रहे अप्रूव ऑफ, है ना, तो याद रखिएगा कोई भी वर्ब है, यहां पर हम दे रहे हैं कि कोई भी वर्ब है और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है टेंस के हिसाब से जैसे भी, ठीक है ना, और प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा है ना, वो दूसरा वर्ब V4 होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, क्योंकि V4 ही नाउन के बराबर माना जाता है, नाउन इक्विवेलेंट। बोलिए इक्विवेलेंट नाउन के ही क्यों लगाना है, तो भाई साहब प्रीपोजिशन का दोस्ती सिर्फ नाउन से है, और नाउन नहीं रहता तो कहता है कि नाउन के बराबर कोई चीज आना चाहिए, तो नाउन इक्विवेलेंट V4 होता है, इसलिए यहां पर V4 ही लगेगा। आप बोलिए इस V4 के पहले पजेसिव केस लगा सकते हैं अर्थ के अनुसार। बोलिए पजेसिव केस क्यों लगा सकते हैं, अगर नाउन रहता तो पजेसिव लगता कि नहीं। पजेसिव केस में क्या हो सकता है, पजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस वाला हो सकता है, माई हो सकता है, आवर हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, देयर हो सकता है, ठीक है, इट्स हो सकता है, इतनी चीजें हो सकती है। तो देखिए ना, हर तो है, टू मैरी नहीं होगा, हर तो है, मैरिंग है, V4 है, तो मतलब पजेसिव केस है V4, दूसरा आंसर हो गया। मैरिंग तो है लेकिन पजेसिव केस नहीं है। फिर है ना
बिफोर है ना, पजेसिव केस है, सेकंड आंसर हो गया। कितना सिंपल था ये वाला बात। 45। यहाँ वर्ब रहे चाहे नहीं, प्रीपोजिशन है ना बंधु, तो यही कहानी लिखाएगा जो कहानी अभी हम लिख दिए। ठीक है, क्लाइमेक्स भी वही होगा जो हम अभी बता दिए। आगे बढ़ाइए कहानी का। 45th, Canada does not require that US citizen obtain passports to enter the country and, फिर देखिए फिर से वही बात आ गया, नेगेटिव सेंटेंस और फिर एंड आ गया। तो या तो नाइदर वाला या तो आइदर वाला, तो नाइदर वाला रहता तो नाइदर आगे रहता, तो नाइदर आगे है। यहां पर क्या है, मैक्सिको है, डज है, ये सही है। लेकिन दिक्कत का क्या बात है कि डज कहां रहना चाहिए था, मैक्सिको के पहले, इसलिए छट गया। ठीक है, नाइदर क्यों गलत, ये वाला क्यों छट गया, क्योंकि नाइदर आगे रहना चाहिए था, तो एक भी छट गया। आइदर डज नहीं भाई, मैक्सिको के पहले डज है ठीक है, तो लेकिन यहां आइदर नहीं होना चाहिए था, नाइदर होना चाहिए था, तो ये भी छट गया। हाँ देखिए सेकंड आ जाएगा, कनाडा डज नॉट रिक्वायर, मैक्सिको डजंट आइदर। कनाडा नहीं चाहता है कि यूएस सिटीजन्स पासपोर्ट्स, हाँ यूएस सिटीजन्स को देश में एंटर करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़े, मैक्सिको भी नहीं चाहता है। ठीक है, क्लियर है, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46th, a person who ... on his own effort has the best chance to win। ठीक है, अब खालिस्तान के बाद ऑन है, तो कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑन लगता है और अर्थ में सेट हो जाए, इसके साथ नहीं लगता है। पर्सन हु रन्स ऑन हिज एफर्ट्स, रन के साथ ऑन लगता है, रन ऑन समथिंग मतलब कोई चीज पर चलना, लेकिन अर्थ में सेट नहीं हो रहा। पुट ऑन पहनना नहीं चलता है। रिलाई ऑन चलता है, रिलाई ऑन समथिंग बराबर डिपेंड ऑन समथिंग। ठीक है, है ना। तो ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, हो गया। 47th, when he died रामानुजम ... behind 3 notebooks। पास्ट की बात हो रही है ना, तीसरा। ठीक है, जब उनका डेथ हुआ रामानुजम का, तो उन्होंने अपने पीछे 3 किताबें छोड़ी। पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए अर्थ के हिसाब से। 48th, फॉर ऑल हिज ... ही इज ए। ठीक है, देखिए फॉर ऑल बराबर इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अब देखिए इन स्पाइट ऑफ का यदि अर्थ दे रहा है तो कॉमा के बाद वाले क्लाउज और कॉमा के पहले वाले क्लाउज में विरोधाभास आना चाहिए। तो यदि हम लिखते हैं फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपने पूरे धन के बावजूद वह कंजूस है, मतलब धन होते हुए भी वह कंजूस है। ठीक है, तो बोले सर माइजर के आगे ए क्यों लगा रहे हैं, तो माइजर सर नाउन है, कंजूस आदमी। ठीक है, अपना पूरा स्वास्थ्य होते हुए भी वह प्लेयर है, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिक्स होते हुए भी वह चीट है, ऐसा नहीं हो सकता। स्टूपिडिटी होते हुए भी वह फूल है, नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तभी फॉर ऑल आएगा। फॉर ऑल आया है तो वेल्थ है, माइजर है, अपोजिट चल रहा है। चलिए आगे। 49th, इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव वन अनदर। क्योंकि क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं तो भैया स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा हैं, तो इसलिए वन अनदर होगा, इसमें बोलना क्या है। ठीक है, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, क्या कीजिएगा, क्या कीजिए। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ, मिस्टर ओबी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अगर आप अपना पूरा जीवन किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो पुट इन होता है। पूछे क्यों, तो पुट ए इन बी बराबर इन्वेस्ट ए इन बी। कहानी क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 51, ऑल डिसीजंस ... लेकिन देखिए यहां क्या है, कॉमा है और फिर कॉमा है। आर लाइकली टू बी टेकन बाई कंसेंसस।
कॉमा के बीच में कौन जाता है? हाउएवर जाता है। फॉरएवर हमेशा, देखिए फॉरएवर का यूज कैसे होता है, ठीक है, अंत में होता है। ही वेंट बैक टू हिज विलेज फॉर एवर, ठीक है, वह सदा के लिए अपने गांव चला गया। अंत में आया कि नहीं? एनी हाउ या सम हाउ का उपयोग शुरू में होता है। एनी हाउ, गलती लिखा गया, एनी हाउ या सम हाउ, किसी तरह करके, मतलब कैसे कैसे भी करके, ही मैनेज्ड टू पास द एग्जाम, कैसे भी करके वो पास कर गया एग्जाम को, पास द एग्जाम, कैसे भी करके वो एग्जाम को पास कर गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। लेकिन हाउएवर सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और बीच में, कॉमा के बीच में भी हो सकता है, इसलिए चौथा। अब अर्थ क्या है? ऑल डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। कंसेंसस मतलब जनमत, जनमत के द्वारा सारा डिसीजन लिए जाने की संभावना है। अब हालांकि जोड़ दीजिए हालांकि जनमत के द्वारा सारा डिसीजन लिए जाने की संभावना है। लाइकली का मतलब होता है कि कोई चीज की संभावना है, जैसे बोलते ना, इट इज लाइकली टू रेन, वर्षा होने की संभावना है। दे आर लाइकली टू कम टुडे, आज उन लोगों के आने की संभावना है। 52 वाला हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोग उम्र बताना रहता है तो संख्या लिखते हैं, गिनती की इकाई लिखते हैं और ओल्ड लिखते हैं। गिनती की इकाई सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एजेड नहीं चलता है और ये प्लूरल नहीं चलता, इसलिए फर्स्ट छट गया, थर्ड छट गया, ठीक है। अब यहां पर बात रह गई कि सेकंड में ए है और फोर्थ में द है, तो ए होगा कि द होगा। तो कुमार के बारे में बात चल रही है, जो है डिफिनेट नहीं पता चल रहा है। बोल रहा है कुमार एक 17 साल का लड़का, ए 17-year-old बॉय स्वयं अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी, ठीक है, तैर के समुद्र को पार कर गया। मतलब 17 साल का एक लड़का या कोई लड़का, कुमार नाम का कोई लड़का, ठीक है। तो इसलिए ए वाला होगा, द वाला नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट का कोई सेंस ही नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। 53rd, ठीक है, लास्ट लाइन है, सी इज ब्यूटीफुल डॉट 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 ब्रेव। तो एक क्वालिटी है और ये दूसरा क्वालिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड लगाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। विरोधाभासी रहता तो बट या एट लगाते, कारण परिणाम रहता तो सो लगाते, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, सेकेंड आंसर। 54th, गांधी जी विल डॉट 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 इन हिस्ट्री। देखिए, गो डाउन इन हिस्ट्री माने इतिहास में नाम अंकित होना, और गो बाई क्या होता है? गो बाई द रूल्स, मतलब नियम का पालन करना, ठीक है। गो ऑन प्लस बिफोर, मतलब गो ऑन मतलब कंटिन्यू। He went on speaking, he continued speaking, मतलब उसने बोलना जारी रखा। Go through, है ना, मतलब कोई चीज से होके गुजरना, पास, ठीक है। He is going through a test, तो अर्थ हमने सबका बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है आज का 55th। ऑल द एप्लीकेंट्स कहा जाता है आवेदकों को, सभी आवेदक डॉट 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 एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, देखिएगा, अनाउंस किया जाएगा, तो सभी आवेदकों को रैंक किया जाना है, ठीक है। सभी आवेदकों को अभी रैंक किया जाना है, मतलब रैंक हुआ नहीं है, किया जाना है, आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन आ गया, अर्थ पर आधारित था। बोले यार रैंकिंग क्यों नहीं होगा? आर बीइंग रैंक्ड होता तो सही हो जाता। ऑल द एप्लीकेंट्स आर बीइंग रैंक्ड, सभी आवेदकों का रैंकिंग किया जा रहा है, तो रैंकिंग किया नहीं जा रहा है, रैंकिंग किया जाने वाला है, आर टू बी रैंक्ड, बात वही रह गई। लेकिन चौथा तभी सही होता जब पैसिव वॉइस रहता, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में हमारे 2 चैनल चलते हैं, एक सोनी सर इंग्लिश है और एक है माई एग्जाम स्टडी, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है, और ये हमारा एड्रेस है। नंबर यहाँ भी बड़ा से लिखा हुआ है, एड्रेस बड़ा से लिखा हुआ है। तो आपको हमने अपने कांटेक्ट के सारी चीजें बता दी हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने समस्याओं के लिए मुझे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।
तबियत अभी जब तक ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग जाएगा, एक आध क्लास और रिकॉर्डिंग जा सकता है, एक या एक क्लास मैक्सिमम जाना चाहिए और रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा तबियत खराब है। जब दवाई खाने पर थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं तो हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, ताकि क्लास इरेगुलर ना हो। आप लोग सहयोग करें, शेयर कर दें इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।